हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट और टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंस्टेड हम इसको इफेक्ट की जगह इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डीवैल्यूएशन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डीवैल्यूएशन के क्या असर पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डीवैल्यूएशन मीन्स deliberate reduction by the government in the value of its national currency in terms of gold or अदर फॉरेन करेंसीज। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपनी करेंसी को खुद कमज़ोर करती है, खुद ये डिसीजन लेती है। डिमांड सप्लाई से जो होता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। डिमांड सप्लाई की वजह से अगर हमारी करेंसी का रेट गिरे उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अगर गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी का रेट गिराए इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी या इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड सिस्टम पुराने ज़माने में था इसलिए गोल्ड भी लिखना पड़ रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी तो उसे डीवैल्यूएशन कहा जाता है। इट मीन्स रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी नेशनल करेंसी है उसकी एक्सटर्नल वैल्यू गिर जाती है। मतलब अगर $1 मान लो 80 रुपीज़ का है और अगर $1 90 रुपीज़ का हो जाए तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। और अगर गवर्नमेंट खुद करे तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। अगर डिमांड सप्लाई की वजह से हो तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। As a result of devaluation, purchasing power of national currency in terms of gold or other foreign currencies decline. जब भी ऐसा होता है तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है, उससे हमारी परचेजिंग पावर बिल्कुल गिर जाती है। कैसे गिर जाती है? पहले हम 80 रुपये में $1 का सामान खरीदते थे, बट अब 90 रुपये देने पड़ेंगे $1 का सामान खरीदने में, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, मतलब हमारी परचेजिंग पावर गिर गई। Devaluation is one of the significant monetary measure to correct the adverse balance of payment. Devaluation की वजह से adverse balance of payment को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो इससे हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि जो इंपोर्टर्स हैं वो कहेंगे अब उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो इंपोर्ट के लिए डिस्करेज करेंगे। ऊपर से जो फॉरेनर्स हैं वो कहेंगे कि इंडियन करेंसी तो बहुत सस्ती होगी, अब यहाँ पे बल्क में खरीदते हैं माल, तो अब वो इंडिया में आके सामान खरीदेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इट्स इफेक्ट्स ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इसके जो क्या असर पड़ेंगे वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला, नो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स। ध्यान से समझना, नो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है। अ कंट्री can achieve its objective of balancing the balance of payments by means of devaluation only if the prices of export goods do not change या do not increase। अब आप खुद सोचो, डॉलर 80 रुपये से 90 रुपये हो गया तो बाहर वाले इंडिया में आके ज़्यादा सामान खरीद के जाएंगे। तो अगर प्राइजेस भी बढ़ गए तो डॉलर के बढ़ने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? अगर उनको जो चीज़ 5 रुपये में मिल रही थी अब वो 10 रुपये में मिल रही है तो वो क्यों खरीदेंगे? तो मेन कंडीशन ये है कि डीवैल्यूएशन तो हो तो उससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट तो अपनी सही कर सकते हैं, मगर जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स हैं या एक्सपोर्ट वाले गुड्स हैं उनके प्राइजेस इंक्रीज नहीं होने चाहिए। इफ द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स राइजेस इन द वेक ऑफ डीवैल्यूएशन, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बिकम्स रिमोट बिकॉज एक्सपोर्ट गुड्स विल नो लॉन्गर बी चीप इन फॉरेन करेंसीज या फॉरेन कंट्रीज। देखा जाए तो जो फॉरेनर्स यहाँ आएंगे वो कहेंगे डिवैल्यूएशन होगी, ज़्यादा सामान खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदने लगेंगे या ज़्यादा यहाँ से सामान ले जाने लगेंगे तो वो कहेंगे प्राइजेस तो इतने ज़्यादा, फिर फ़ायदा क्या हुआ? समझ गए ना बात? इसीलिए जो भी एक्सपोर्ट करने वाले गुड्स हैं उनके प्राइजेस में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं आना चाहिए। कंसिक्वेंटली एक्सपोर्ट्स विल नॉट इंक्रीज नॉर एन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकम फेवरेबल। तो ना ही एक्सपोर्ट बढ़े ना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हुआ हमारा। इट देयरफॉर बिकम्स incumbent on the government to adopt and strictly enforce the price control in the government। तो गवर्नमेंट के ऊपर यह है कि सरकार को स्ट्रिक्टली प्राइस कंट्रोल करना चाहिए। जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं, जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं, जो बाहर जाते हैं बिकने के लिए, कंट्री से बाहर खरीदे जाते हैं, उनके प्राइसेस को बिल्कुल ना बढ़ने दे। सेकेंड पॉइंट, डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स मस्ट बी हाईली इलास्टिक। अब आप दिमाग से सोचो, हाईली इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल। समझ की बात? तो जब भी हमारा एक्सचेंज रेट गिरेगा तो हमारे एक्सचेंज रेट के गिरने से जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। अगर इम्पोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे, उनके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो हम वो बहुत कम खरीदेंगे बाहर से। तो हुआ क्या? प्राइजेस के बढ़ने से हमने डिमांड बहुत कम कर दी ना, तो हम बाहर वाले गुड्स खरीदना बहुत कम कर देंगे। समझ गए बात? डीवैल्यूएशन कैन करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ
ओनली इफ द डिमांड फॉर इम्पोर्टेड गुड्स विल बी हाईली इलास्टिक। अगर हाईली इलास्टिक डिमांड है तभी ऐसा होगा। क्यों, मैंने डायग्राम से समझाया हुआ है, अभी बताता हूँ। ऑन अकाउंट ऑफ डीवैल्यूएशन इंपोर्ट्स विल बिकम डियरर। इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। पहले हमें 80 रुपये देने पड़ रहे थे, अगर $1 90 का हो गया तो अब हमें 90 रुपये देने पड़ेंगे उसी सामान के। हेंस देयर डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंसिडरेबली गिर जाएगी उनकी डिमांड। देयर आर टू सिचुएशंस। पहली सिचुएशन जब इंपोर्ट्स की डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी उसमें हाई है, और दूसरा इलास्टिसिटी लो है। तो इसमें मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है तो अगर बाहर वाली चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है, यहाँ से देखो तो प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाएगी क्योंकि इलास्टिक है, डिमांड इलास्टिक है। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, तभी तो कह रहे हैं इलास्टिसिटी हाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर इलास्टिसिटी लो है तो खुद सोचो, लो होने की वजह से क्या होगी, जब भी इलास्टिसिटी लो है प्राइस बढ़ गया फिर भी डिमांड गिरी मगर इतनी ज़्यादा नहीं गिरी। समझ के बाद, डिमांड कम गिरी। तो इसका मतलब है कि हमें डीवैल्यूएशन का फ़ायदा तभी होगा जब जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होनी चाहिए। समझ के बाद, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स शुड बी हाईली इलास्टिक। एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उसकी डिमांड भी हाईली इलास्टिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट सस्ते हुए तो हल्का सा उनका प्राइस गिरा तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा भागनी चाहिए। समझ गई ना बात। तो उसी का उल्टा हो गया। तो डिमांड फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री devaluing its currency should be highly elastic in foreign countries। ठीक है, हमारी चीज़ की जो फॉरेन कंट्रीज में डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होनी चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर विल बी फॉलोड बाय मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन देयर डिमांड। तो जैसे वो गिरेंगी उनकी प्राइस के गिरने से उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा भाग जाएगी। इसको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। कंसिक्वेंटली डीवैल्यूएशन विल बी मार्क्ड बाय एक्सपोर्ट्स ऑफ लार्जर वैल्यू। तो जब भी डिवैल्यूएशन होगी तो डिवैल्यूएशन से क्या होगा, जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो खराब है वो सही हो सकता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज लेस इलास्टिक इन फॉरेन कंट्रीज, devaluation will result in smaller value of exports and devaluation will fail to achieve its objective। तो अगर डिमांड लेस इलास्टिक हुई तो प्राइस गिर भी गया तो वो डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ डिवैल्यूएशन करने का। समझ गए ना बात। इसकी भी दो सिचुएशंस, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज हाई। तो इस केस में क्या हुआ, प्राइस गिरा, प्राइस के गिरने से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि डिमांड हाईली इलास्टिक है। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो बाहर से ज़्यादा पैसा आएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो सकते हैं ना। और दूसरी तरफ अगर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लो है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है, तो क्या हुआ, प्राइस गिर गया मगर डिमांड बढ़नी चाहिए थी, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। समझ गए बात। प्राइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M, ये है M1 नया वाला, और ये था M, ये M1। मतलब जब हाईली इलास्टिक होती है या मोर इलास्टिक होती है तो प्राइस के गिरने से हमारे गुड्स की डिमांड बाहर ज़्यादा होगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा पैसा बाहर से आएगा। मगर अगर लो इलास्टिसिटी होगी तो बाहर से पैसा आएगा मगर इतना ज़्यादा नहीं आएगा कि डिवैल्यूएशन का हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। Devaluation can be profitable if large quantity of export goods are available। डिवैल्यूशन का तभी फायदा है ना जब हम एक्सपोर्ट की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर करें। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्वांटिटी नहीं है, हमने प्रोड्यूस ही नहीं की, तो डिवैल्यूशन करने का क्या फ़ायदा हुआ। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन इन द कंट्री मस्ट बी लार्ज। जो एक्सपोर्ट के गुड्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो कई गुना होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल कॉपरेशन। डिवैल्यूशन कैन सक्सीड इफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कॉपरेट विद द कंट्री रिजॉर्टिंग टू इट। मतलब अगर कोई भी कंट्री डिवैल्यूशन की तरफ रुख कर रही है कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाए, अगर बाकी कंट्रीज उसको कॉपरेट नहीं करेंगी तो उसके अकेले के डिवैल्यू करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाकी भी अगर डिवैल्यू कर लेंगी तो बात तो वहीं की वहीं आ गई। अदर कंट्रीज शुड नॉट डिवैल्यू देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज नॉर शुड दे इंक्रीज इम्पोर्ट ड्यूटीज और इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गुड्स कमिंग फ्रॉम द कंट्री दैट हैज़ डिवैल्यूड इट्स करेंसी। तो जो भी कंट्री डिवैल्यू कर रही है उसको देख के बाकी कंट्री अपना करेंसी को डिवैल्यू कर लेंगे, फिर फ़ायदा क्या हुआ, पहली बात। दूसरी बात, बाकी कंट्रीज़ को उस कंट्री से आए हुए सामान पे ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए, ना कोई कोटा लगाए, ना कोई इंपोर्ट ड्यूटी करे, तभी फ़ायदा है ना। अगर बाकी कॉपरेट नहीं करेंगी, हमारे सामान पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगी तो हमारा सामान एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाएगा, फिर फ़ायदा क्या हुआ डिवैल्यूएशन का। समझ के बात। नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन।
मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनका सब्स्टिट्यूट विद इन द कंट्री तैयार करना, ठीक है। जितना तैयार करेंगे बाहर से इंपोर्ट उतने कम हो जाएंगे और उतना बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो सकती है। कंट्री रिजॉर्टिंग टू डीवैल्यूएशन शुड हैव ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो भी कंट्री डीवैल्यू कर रही है अपनी करेंसी को, तो बाहर से जो सामान आता है उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी। तो उस वजह से जब डिमांड कम हो जाएगी उस चीज़ की, तो उस वजह से हमारे आगे काफ़ी ज़्यादा रिजॉर्ट मतलब हमारे आगे काफ़ी मौके रहेंगे कि हम अपनी जो बाहर से सामान ला रहे थे वो विद इन द कंट्री बनाएं, जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इफ़ देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट्स विल नॉट फॉल इवन आफ्टर डीवैल्यूएशन। अगर वही सेम टू सेम चीज़ें हम घर में ना बनाने लगे या ना बना पाए, तो फिर इंपोर्ट्स तो कम नहीं होंगे, इंपोर्ट्स तो बढ़ते ही रहेंगे। इन दैट इवेंट डीवैल्यूएशन विल नॉट सर्व इट्स पर्पस। तो अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो डीवैल्यूएशन का कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द कंट्रीज इकोनॉमी। Success of devaluation demands that foreign trade and foreign capital should play a significant role in the economy of the country concerned. अगर फॉरेन ट्रेड का इंपॉर्टेंट रोल है ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई टेंशन ही नहीं है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, या पूरे जीडीपी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम परसेंटेज है, तो हमें डीवैल्यूएशन की क्या पड़ी हुई है कि हम डीवैल्यूएशन के पंगों में पड़े और अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करें, ठीक है। ये तो तभी डीवैल्यूएशन काम करेगी जब हमारे जीडीपी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। टेक केयर, बाय बाय।